हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव। और कल मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन बहुत हद तक हमारा खत्म भी हो चुका था। और आज हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन की शुरुआत भी कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर कल वाली क्लास में हम इंटीग्रेशन भी खत्म कर देंगे आने वाली क्लास में। उसके बाद हमारा चलेगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, फिर उसके बाद फिजिक्स चालू हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो चलो, डिफरेंशिएशन के मैंने कल तुम्हें सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, उम्मीद है वो याद हो गए होंगे। आज मैं बताता हूं डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में काम कैसे लेते हैं। जैसे कि देखो, ग्राफ मैंने तुम्हें पढ़ाया था। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ग्राफ है, और मैंने तुम्हें ये ग्राफ बताया भी था कैसे बनाते हैं। इस तरीके से आधा ग्राफ बना देते हैं, अगर पूरा बनाना हो तो इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन मैं इस ग्राफ को ऐसे ही बनाऊंगा। अगर एक बात बताओ, मैं यहां पर s लिख दूं, यहां पे s, और x की जगह लिख दूं मैं टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया s यानी डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो गया। यही तो बात है ना। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल बढ़ रही है। कैसे वेरिएबल? देखो, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 1। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 4। टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 9। तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि भैया हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रही है। ठीक है, अब किसी ने तुमसे ये पूछा कि वेलोसिटी बताओ, किसी ने तुमसे ये पूछा कि वेलोसिटी बताओ हमको एट टाइम t इक्वल टू 0, नहीं t इक्वल टू 0 नहीं, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर पूछा किसी ने कि वेलोसिटी बताओ। तो यहां पे ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम सबको पता है क्या होता है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो तुमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन अब तुम आ गए हो 11वीं क्लास में। अब यहां पे अगर कोई कह रहा है कि भैया 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है। पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। जैसे कि मैंने कहा कि यहां 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको पहले यहां 2 सेकंड पर एक पॉइंट बनाना होगा, और मैंने तुम्हें बताया है उस पॉइंट पर एक बनाना होगा स्लोप, और इस स्लोप, जो ये स्लोप आएगा वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और स्लोप एक्चुअली में होता क्या है, एक तरीके से ये एंगल, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। चलो देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा। देखो, हमको ग्राफ पता है और उसकी इक्वेशन पता है, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि होती है ds अपॉन dt, है ना। ds का मतलब इतनी सी वेलोसिटी, dt का मतलब इतने से टाइम में। तो चलो हम 2 सेकंड पर निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू d, s की जगह क्या रख सकता हूं मैं? टी स्क्वायर, और dt नीचे से आई है। ये तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। तो करके देखते हैं क्या होगा। टी स्क्वायर है ये, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। टाइम कितना है? t इक्वल टू 2 सेकंड, तो वेलोसिटी कितना आएगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। तो टाइम 2 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? अब यहां पे ध्यान दो, ये तो तुम्हें टफ लग रहा होगा, अभी सरल सरल चीजें बताऊंगा ढंग से, ध्यान देना इधर। जैसे कि तुम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू एक्स पढ़ी होगी, है ना। इसका ग्राफ क्या होता था? स्ट्रेट लाइन होता था कि नहीं। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? स्लोप इक्वल टू, ये थीटा एंगल बताया था, दे रखा हो तो tan थीटा बोल देते हैं। तो स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मना मत करना, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो पीछे वाले लेक्चर्स को देख के आओ। स्लोप को m बोलते हैं, m को हम tan थीटा से निकाल देते हैं। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानता हूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगी। और यहाँ पे जो m होती है वो क्या होती है? स्लोप। तो एक्चुअली में ये y इक्वल टू एक्स यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं दे रखा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m 1 है, c इक्वल टू 0 है इस इक्वेशन में। तो क्या समझ में आया? y इक्वल टू एक्स ही हो गया ना, 1 इंटू एक्स प्लस सी 0, देखो, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। ये कौन सी इक्वेशन होती है? जनरल इक्वेशन। तो चलो, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, यहां तो तुमने डायरेक्ट निकालना सीख लिया था स्लोप। लेकिन मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई और फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए कोई ये y इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है ना, y इक्वल टू ये साइन एक्स दे रखा है ग्राफ। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, या किसी ने ये पूछ लिया इस पॉइंट पर स्लोप बताओ,
ठीक है, या इस ग्राफ में तुमसे पूछ लिया कि भैया इसके इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो ये तो सिंपल सी चीज है। तो स्लोप कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। देखो ये तो एक्चुअली में बाई एक्सिस है ना, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है, तो ये देखो डी वाई और ये छोटा सा पोर्शन ये हो गया तुम्हारा डी एक्स। सेम इसी तरीके से ये डी वाई छोटा सा पोर्शन ये डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप जो हो जाएगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ, है ना। डी वाई मतलब इतू सा पोर्शन, डी एक्स मतलब इतू सा पोर्शन, तो स्लोप क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बाई क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, इसके लिए तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो स्लोप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया ना, याद हो गया। तो डिफरेंशिएशन का ये एक तरीके का एप्लीकेशन है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर तुम स्लोप निकालो, तो एम इक्वल टू डी की जगह बाई इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर रख लिया, और यहाँ नीचे क्या है? डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो अब इसका क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते ही 2x आ जाएगा। अब ये पॉइंट मान लो क्या है? इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 4, और यहाँ से बोल दिया 8, तो 4,8 बोल दिया, तो यानी x की वैल्यू 4 है, तब इसकी स्लोप बतानी है क्या है? सॉरी ये अपनी तरफ से मत लिखो, x की वैल्यू 4 है तो तुम्हें स्लोप बतानी है क्या है? ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो m इक्वल टू 2 4 जा 8, तो स्लोप क्या होगी इसकी? इस पॉइंट पर 8 होगी, यानी कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा जो होगा वो नहीं, टेन थीटा जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे? 8 इक्वल टू 8। एम क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो इसीलिए मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन समझाया था। यहाँ एक और चीज देखो, तुमसे है ना ये भी पूछा जाएगा, पूछा ऐसे जाएगा, तुमने ये वाले फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इनके ग्राफ भी होते हैं, इनके ग्राफ भी होते हैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दे रखी है, टाइम के फंक्शन में इन द सेंस मान लो ये दे रखी है 3t³ प्लस 4t² प्लस टी, इससे क्या समझे तुम? 3t³ प्लस 4t² प्लस टी, है ना, ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और तुमसे पूछा है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको ये बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, हमको वेलोसिटी बताइए, है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक्चुअली में होती तो यही है ना, ds अपॉन dt। अभी अभी बताया, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर पूछी जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछी जाए, तो इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत है, बहुत बार खेलना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब खेलने पड़ेंगे तुम्हें। तो देखो माय डियर फ्रेंड, यहाँ क्या है? ds अपॉन dt, तो ये s जो है डिस्प्लेसमेंट है टाइम के फंक्शन में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d अपॉन dt 3t³ प्लस 4t² प्लस टी, है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 3 3 जा 9 t² प्लस 4 2 जा 8t प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं बनी ले लो, कुछ नहीं है। ओके, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब यहाँ पे एक बात बताओ, टाइम कितना लेना है? 2 सेकेंड। तो 2 2 जा 4 × 9, 4 9 जा होता है तुम्हारा 36 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 1, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? 6 6 12 और 1 13 3 1 4 और ये 53 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें मीटर में ही दे रखा होगा, है ना। समझ में आ गई बात? जो भी यूनिट हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन हमारा जो मेन कर्तव्य है वो आज स्लोप के बारे में ढंग से समझना है। किसके बारे में? डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, क्या? स्लोप। तो जैसे कि मानो कि मैंने कहा ये मेरे को कोई आड़ा तिरछा ग्राफ दे रखा है, आड़ा तिरछा ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ को मैंने बोल दिया ये कोई फंक्शन fx है, x के टर्म में इसका कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे कि sin x होता है, जैसे कि tan x होता है, ये कुछ हो सकता है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अब मैं कहूं तुमसे ये तो x एक्सिस है और ये फंक्शन जो है बाई इक्वल टू fx है, तो ये बाई एक्सिस है ना। तो अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर x, y पर तुम्हें एक स्लोप निकालनी होगी, और वो स्लोप कैसे निकालोगे तुम? वो स्लोप कैसे निकालोगे तुम? dy ओवर dx करके, dfx ओवर dx, ठीक है। तो बहुत जगह ये काम आने वाला है। अभी तुम्हें ग्राफ ही दे देगा कोई, कहेगा कि ये बाई इक्वल टू x³ का ग्राफ, ये किसका है? बाई इक्वल टू x³ का ग्राफ है। तो बताओ एट x इक्वल टू 3 सेकेंड, एट x इक्वल टू 3 सेकेंड व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? बताओ उसकी स्लोप की वैल्यू क्या निकालोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? बता पाओगे? देखो x इक्वल टू 3, ये 1, ये 2,
ये साथ में हो गया 3 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू मतलब एट x इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये 3 सेकेंड नहीं 3 ले लो यार, टाइम थोड़ी है, ये ऐसे ही लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है। x इक्वल टू 3 कोई भी कुछ भी हो सकता है, यूनिट है मतलब टाइम हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एट x इक्वल टू 3 पर स्लोप कैसे निकालोगे, देखो यहां पर एक स्लोप बनाओगे ऐसे इस तरीके से, तो ये एंगल निकालना है। तो स्लोप क्या होता है m इक्वल टू टेन थीटा। अब की बार तो टेन थीटा निकालना पॉसिबल नहीं है इसका आसानी से, तो तुमने क्या पढ़ रखा है, डी और कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन डी टी, यही तो है, या फिर कह लो डी वाई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से y इक्वल टू एक्स क्यू रखो, तो डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो m स्लोप यानी कि जो कि टेन थीटा के बराबर भी होती है वो आ जाएगी तुम्हारी 3x²। और 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, कहाँ गई, x इक्वल टू 3 पुट करोगे ना, तो 3 3 या 9, ओके 9 3 या 18। तो यहाँ से तुमसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप निकाल लेना, और पूछा जाए नहीं हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें खुद ही पता है m इक्वल टू टेन थीटा होता है और जो कि 18 आया है, तो थीटा इक्वल टू थीटा पूछा जाएगा यहाँ पे। और 10 जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 होता तो तुम आराम से लिख लेते थे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अरे 45 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन ये टेन थीटा इक्वल टू 18 है तो तुम नहीं लिख सकते। तो तुम क्लास 11th में आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें तुम्हें यह बताया जाएगा कि इसमें अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू लिखनी है तो इस 10 को उठा के इधर ले आओ, उठा के इधर ले आओ, और ये इनवर्स का साइन साथ में आ जाएगा, तो ये इसका एंगल हो गया। नई बात सीख गए कि नहीं, नई बात सीखे कि नहीं, थीटा पूछा है तो टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। ओके फाइन, वेल डन, आगे करें, चलो चालू करते हैं। ध्यान देना इधर, अब तक तुम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन सीख गए हो जो कि तुम्हारे जस्ट आगे 2 चैप्टर बाद काम आने वाली है, जस्ट आगे 2 चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद मोशन इन 1D पढ़ेंगे, उसमें भी मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, उसमें भी, फिर तो पूरी फिजिक्स में धड़ल्ले से काम आएगी और डटकर सामना करोगे तुम इसका, क्या करोगे, डटकर सामना, है ना। मत टेंशन लो यार कि तुम्हारा 10th का रिजल्ट क्या आया है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 10th में 50% मार्क्स हैं, 45% मार्क्स हैं। तुम यार नेवर जज योरसेल्फ बाय योर मार्क्स बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। लेकिन अब 11th 12th में मेहनत कर लेना यार, बहुत जरूरी होते हैं मार्क्स। जेईई का पेपर दोगे, नीट का दोगे, या फिर आईआईटी का दोगे, किसी का भी दोगे तुम, ठीक है, यूपीएससी का भी दोगे तो भी थोड़े मैटर तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कम मार्क्स हैं तो तुम बेवकूफ हो। पर मिश्रा जी की लड़की को चिढ़ाने के लिए, है ना, और मिश्रा जी के बेटे को चिढ़ाने के लिए कम से कम ज़्यादा मार्क्स तो ले आओ। आखिरकार ये मिश्रा जी है कौन, हमारे पड़ोसी ठीक है, तो सुनो ध्यान दो, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चार्ली चैपलिन को जानते हो तुम लोग, अरे भाई छोटी छोटी मूंछों वाले जो बड़ा हंसाने का काम करते थे, है ना, उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ये तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन वो इतने फेमस थे अपने टाइम में कि एक शो रखा गया था, एक शो रखा गया था, उसमें ये बताया गया या ये बोला गया था कि चार्ली चैपलिन जैसी ही वेशभूषा बना के इस शो में आना है लोगों को, और उस शो में कम से कम नहीं तो चार्ली चैपलिन जैसे बन के हजारों लोग गए थे, हजारों लोग, और ऑडियंस में थे लाखों लोग, ठीक है। और उस शो का एक प्राइज भी था, यहाँ जजेस बैठे हुए थे, जजेस बहुत सारे जजेस बैठे थे, वो जज करेंगे कि जो हूबहू चार्ली चैपलिन जैसा दिखेगा हम उसके प्राइज देंगे, ठीक है। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसी अवार्ड में, उसी हिस्से में किसने भाग लिया था पता है, चार्ली चैपलिन ने, वो भी गए थे वहां पर। और तुम्हें ये बात सुन के बड़ी निराशा होगी कि चार्ली चैपलिन खुद अपने ही शो में हार गए जिनके ऊपर वो अवार्ड रखा गया था, ठीक है, जीता कोई और। तो समझ रहे हो, जज करने वाले जरूरी नहीं कि सही जज कर लें तुमको, तो नेवर जज बुक बाय द फर्स्ट कवर, ओके, बाय द फर्स्ट पेज, जो भी ये स्लोगन मुझे नहीं पता, है ना। तो तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम ढंग से बस मेहनत पे ध्यान दो, तुम्हें कोई गलत भी जज कर सकता है, किसी के जजमेंट पे मत जाओ, भाड़ में जाना, तो कह दिया साले ने कह दिया, क्यों सुने, ठीक है, ढंग से अपनी फोकस करो स्टडी पे। ओके आगे देखो, अब देखो डिफरेंशिएशन की हम एप्लीकेशंस तो बहुत सारी समझ गए हैं, अब हम समझने की क्या कोशिश करेंगे पता है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन। आखिरकार ये इंटीग्रेशन क्या बड़ा है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं इंटीग्रेशन। देखो ग्राफ में तुम्हें ये पता चला कि जो मेन एप्लीकेशन थी डिफरेंशिएशन की वो क्या थी, स्लोप निकालना थी मेन एप्लीकेशन। अब लेकिन ये इंटीग्रेशन क्या है,
देखो मैं फील करा के दिखाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। स्लोप तो तुम निकालना सीख गए। अगर ये आड़ा तिरछा कोई ग्राफ दे रखा है तुम्हें, तो इसका नीचे का जो एरिया होता है, इसका नीचे का जो एरिया है वो हम किससे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। अभी सारी चीजें बताऊंगा, ये तो बस सभी लोग बताते हैं इसलिए मैंने बता दिया, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्चुअली में हम यूज क्यों करते हैं, सुनो ध्यान देना। आपके घर में आपकी मम्मी सब्जियां मंगाती होंगी, जाहिर सी बात है। पापा सब्जी लेके आते होंगे, तो मान लो तुम्हारे पापा ने 5 किलोग्राम आलू मंगाए। क्या मंगाए? आलू की जगह तुम 5 किलोग्राम फल ले लो, कोई केले ले लो, है ना, केले मंगाए 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम केले जो आते हैं वो 20 रुपए के आते हैं। तो जैसे ही मम्मी के पास लेके आए वो, तो मम्मी ने तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया 5 × 20 यानी कि 5 दूनी 10। हाँ, तो 100 रुपए के केले लेके आए हो आप वहां से, वो ऐसे करके बोली। तो यार तुम्हारे पापा ने कहा ये तो यार बड़ा हिसाब लगाती है, अब की बार फल अलग अलग लेके जाएंगे। तो अलग अलग फल लेके गए, 1 किलोग्राम केले लेके गए, ठीक है, जो कि थे 20 रुपए के। अब की बार 1 किलोग्राम ऑरेंज लेके गए, ऑरेंज जो कि थे तुम्हारे 20 रुपए के। ठीक है, अब की बार फिर से 1 किलोग्राम वो संतरे, तो संतरे तो हो गए। अब की बार एप्पल, एप्पल जो कि बहुत महंगे थे, 80 रुपीज के। ठीक है, अलग अलग फल लेके गए। फिर वो लेके गए 1 किलोग्राम एप्पल के बाद यहाँ पे पपाया बोल लो, पपाया, ठीक है, जो कि थे 30 रुपीज के। ठीक है, तो ऐसे करके वो एक और 1 किलोग्राम का लीची ले गए, मान लो लीची, है ना, और लीची का जो प्राइस था वो था 50 रुपीज, 50 रुपीज। तो मम्मी गणित में बड़ी तेज होती ही है, अक्सर हिसाब किताब तो लगाने में माहिर होती ही है। तो पापा लेके आए, उनसे सारा रेट लिस्ट ले लिया, बताओ क्या है। तो उन्होंने तुरंत जोड़ लिया, अलग अलग फल हैं सारे, ठीक है, 20 20 40 40 और 8 4 12 120 120 और 130 50 200, 200 रुपए का सामान ले आए तुम। ठीक है, समझ में आ गई बात? 200 रुपए का सामान ले आए आप। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे भी तुरंत हिसाब लगा लिया। लेकिन अब की बार बड़ा कंफ्यूजन होगा। मान लो कि अब की बार 5 किलोग्राम चावल मंगाए हैं, 5 किलोग्राम चावल मंगाए हैं, और इस 5 किलोग्राम चावल के अंदर अलग अलग 50 तरीके की वैरायटी के चावल हैं। कितने तरीके की? 50 तरीके की वैरायटी के चावल हैं, है ना, 50 तरीके की वैरायटी के चावल हैं, और हर वैरायटी का अलग अलग हिसाब किताब है, हर वैरायटी का अलग अलग हिसाब किताब है। समझ में आएगी बात? हर वैरायटी का रेट जो है अलग अलग है। तो आप बताओ, मम्मी इसको कैलकुलेट कर पाएंगी क्या आसानी से? अलग अलग रेट लिस्ट दे दिया जाए और 50 तरीके के चावल दे दिए जाएं, और 5 किलोग्राम चावल टोटल है, उसमें बता दिया जाए कि ये भैया 20 ग्राम ये वाले चावल हैं, 40 ग्राम ये वाले चावल हैं, 80 ग्राम ये वाले चावल हैं, 1 किलोग्राम ये वाले चावल हैं, अलग अलग प्राइस, अलग अलग क्वांटिटी, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो इसका प्राइस बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं है? तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए होता है इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं इंटीग्रेशन। ये तो मतलब देखो, जैसे कि मान लो तुमने अभी तक एरिया निकालना सीखा होगा सर्कल का, है, स्क्वायर का, ज्यादा से ज्यादा कोन का एरिया निकालना आता होगा तुम्हें, सिलेंडर का निकालना आता होगा तुम्हें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का एरिया निकाल लेते होंगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। क्या तुम्हें मैं अगर इस तरीके की ऊद-बिलावसी शेप दे दूं, इसका एरिया निकाल पाओगे? अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे पास भैया ये चीज है, क्या इसका एरिया निकाल पाओगे? इसके नीचे का एरिया बताओ कितना है। ठीक है, एरिया दुनिया में किसी भी चीज का निकाला जा सकता है, लेकिन हमें लिमिट पता होनी चाहिए, बशर्त हमें लिमिट पता होनी चाहिए। अब भैया ये लिमिट क्या बोला है, अभी बता रहा हूं मैं। देखो लिमिट, और वो फंक्शन जिस तरीके का है उसका ग्राफ का फंक्शन पता होना चाहिए। देखो इंटीग्रेशन ना दो तरीके के होते हैं, इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्यादा डीपली तो तुम मैथ में पढ़ोगे, लेकिन मैं फिल दिला के फिर भी पढ़ा रहा हूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होते हैं उनमें हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है, उनमें हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। भैया ये लिमिट क्या होती है? अपनी उत्तेजना को शांति से रखो, आगे मैं बताने वाला हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होती है? एक बढ़िया सी लिमिट होती है, इसमें लिमिट नहीं होती है, इसमें लिमिट नहीं गिवन होती तुम्हें। ठीक है, एक इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है प्लस सी। पहली बात ध्यान देना,
इंटीग्रेशन का एक्चुअली में साइन कैसा होता है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक ये फंक्शन डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन ले आते थे, जैसे कि मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर, तो उसको तुम इंटीग्रेट कर देते थे आसानी से। अब लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक तो ये होता है सांप, सांप होता है, यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एलजेब्रिक, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और उसका जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx और आता है। ये dx का मतलब भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने बोल दी इस फंक्शन की लिमिट है 0 से 8, तो ये तो आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्या 0 से 8 बोल दिया तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गया। अगर इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है तो ये किस में आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो लिमिट का मतलब समझ गए, हमने एक लिमिट लगा दी, हमने उसे रोक दिया, उतने मतलब एक पोर्शन ले लिया हमने। अभी रुको, अपनी उत्तेजनाओं को शांत रखो। अब देखो, मैंने कहा ये मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, इसका एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अब मुझे इसके नीचे का चाहिए एरिया, ये यहां से चालू नहीं है, ये यहां से चालू है मान लो। अब मुझे चाहिए इसके नीचे का एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इसके छोटे छोटे पोर्शन लेते हुए जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक्स डिस्टेंस आगे चला, मैंने एक सबसे पहले छोटा सा पोर्शन यहां पे ले लिया, ठीक है, ले लिया, जो पोर्शन क्या है, मान लो dx है, सेम ऐसे ही अगला पोर्शन ले लिया, वो भी dx है, सेम अगला पोर्शन, इसके अलावा सेम अगला पोर्शन ले लिया, वो भी dx है। ऐसे ही करके मैं पोर्शंस लेता गया और मैंने इनको ऐड कर दिया, छोटे छोटे पोर्शन। ऐसे पोर्शंस इसमें ना जाने कितने बन जाएंगे, dx प्लस dx प्लस dx, ऐसे पोर्शन इसमें बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे। तो है ना बात। अगर मैं इन सारे पोर्शंस को जोड़ दूंगा तो इसकी मेरे को क्या मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगा। और यही पोर्शंस को जोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन। और कैसे जोड़ेगा, ये सांप जैसा शेप होगा, ये कोई फंक्शन है वो लिख देंगे, ओके, फंक्शन लिख दिया, और छोटे छोटे जुड़ेंगे तो यहाँ पे dx ही आ जाएगा, छोटा सा, इसका मल्टीप्लाई इस फंक्शन में। अब देखो, मान लो कि मेरे पास इसकी लिमिट है 8, ये 8 x की वैल्यू 8 है, ये x 8 से लेके 15 तक है। तो अगर मेरे को लिमिट पता है तो 8 से लेके 15 तक जोड़ दूंगा, नहीं तो ये फंक्शन जितना भी बड़ा होगा, जितना भी बड़ा ये ग्राफ होगा, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, अगर ये लिमिट नहीं होंगी तो। यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन का मतलब समझे, थोड़ा थोड़ा फील आया। अब देखो, जब भी हमें एरिया निकालने की बात की जाए तब हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, जब भी हमें स्लोप निकालने की बात की जाए तब हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है, कहानी की मेन बात यही है। अब इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन की तरीके से फॉर्मूले भी होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आओ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहले आज एक दो फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे और ये कल तक ही खत्म हो पाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये फंक्शन तो होगा ही, साथ में ये dx और ये सांप मत भूल जाना, ये आएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए चला तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा x³ प्लस सी, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, इसलिए एक टर्म आता है कांस्टेंट का, जो कि इसके साथ हमेशा सी के नाम से जोड़ा जाएगा, ये याद रखना, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है, ठीक है, लेकिन जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे सुनो, अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो कहानी गलत हो जाएगी, इसलिए जोड़ना पड़ता है। ये चीज आई कैसे भैया, ये चीज आई कैसे? तो देखो, मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूं और वो रटना ही पड़ेंगे तुम्हें। जैसे कि मैंने बोला x⁴n, ये क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है अपना। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो dx और लगा दूं, सांप और dx क्या बता रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये सांप और ये dx क्या बता रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x जो n है उस पर 1 प्लस कर दो और नीचे n+1 कर दो, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और बढ़िया बात सुनो, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये तो तुम्हें समझ में आया, क्या मैंने इस फॉर्मूले में यही किया, x 2 + 1 3 कर दिया अपॉन 3 कर दिया प्लस सी, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3 अपॉन 3। अब अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है सी, या फिर कांस्टेंट टर्म के बोल दो, उसका dvx करेंगे तो क्या हो जाएगा,
के dx का x होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है, तो ये भी याद कर लेना। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 इंटू 4, ओके नहीं इंटू 5, ठीक है ये, अरे 5 अच्छे से बन जाना। अच्छा प्लस ये भी बोल रखा है कि यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कोई बाई फंक्शन दे रखा है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो कैसे करोगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बाई को dx कर लो। बाई को dx कैसे करोगे, बाई की जगह ये रख लो 5x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो dx आएगा। अभी अभी सिखाया, ये तो कांस्टेंट टर्म है 5, तो 5 हमेशा x के साथ रहेगा, ठीक है। तो 5 तो था ही, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, यानी कि एक इसमें जोड़ना है और जो जोड़ दिया है वो नीचे उतारना है। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 नीचे आ जाएगा, ओके। सेम ऐसा ही, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 3x। अरे भैया ये के dx क्या होता है 3x, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक और टर्म जुड़ेगा जो कि कांस्टेंट होगा, नहीं भूलना जाना। तो 5 से 5 कट जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 3x। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने कांस्टेंट लगाया ये सांप भी हट गया, dx भी हट गया, तो यानी कि हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। एक्चुअली में मैंने किया क्या था, ध्यान दो, एक्स क्यू यहाँ पे 3, यहाँ पे है ना 4x³ प्लस 3x स्क्वायर dx है। जैसे मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं किया था मैंने, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लिया तोड़ के 4x³ dx प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया तोड़ के 3x स्क्वायर dx। अलग अलग तोड़ के भी तो लिख सकता हूं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। दोबारा मैं वही चीज बता रहा हूं, तो 4x³ 4 तो कांस्टेंट टर्म है तो मैंने बाहर ले लिया, अब बचेगा क्या x³ dx। ये मैं तुम्हें ब्रीफ करके दिखा रहा हूँ, ब्रीफ नहीं सॉरी लॉन्ग मेथड में दिखा रहा हूँ एक एक स्टेप से। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर dx, ओके। 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x³ अपॉन 3, 3 से 3 मरा, 4 से 4 मरा, आंसर आएगा x4 प्लस x³। लेकिन साथ में इस बेचारे कांस्टेंट को भूलना नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये भी तुम्हें मजेदार समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन के 36 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने मतलब के याद करने हैं, हमें सिर्फ अपने मतलब के याद करने हैं। तो चलो पहला फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, xn का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो xn+1 अपॉन n+1 होगा, है ना। आज सारे फॉर्मूले लिख ले रहे हैं हम, फिर कल और क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा देखो 1/x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या होता है ln x, ठीक है, log e(x). तीसरा इसके साथ भी इसी लगा दो, नहीं तो ये दुसाचार हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, ठीक है, इतना ही बहुत है। सब समझ रहे हो ना एक्शन में, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो एक बात बताओ, सबको समझ में आ रहा है या ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ, आ रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा तो दोबारा देखना, पर हाँ बोलो, ठीक है। यहाँ देखो थर्ड, इसमें 1/x dx हो जाएगा। अच्छा अब पहले की तरह सेम sin x dx करूंगा, तो एक बात बताओ sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x dx का बता पाओगे। देखो cos x sin x का क्या होता था, cos x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x का, माइनस sin x। तो ये रिवर्स प्रोसेस होती है ना डिफरेंशिएशन की, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, लेकिन ये माइनस का, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस का cos x प्लस c। याद कर लेना, अब तुमने जैसे ही डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा माइंड में, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सारे फॉर्मूले अलग अलग बैठ के ढंग से याद कर लेना। चौथा cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin x प्लस c। ये इंटीग्रेशन का साइन कैसे है, dx तो आएगा ही, साथ में ये सांप, और जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब पांचवा साइन कॉस, कॉस के बाद आता है तुम्हारा tan x, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, tan x dx का होता है तुम्हारा log e sec x, ठीक है, ये याद कर लेना। छठवा tan x हो गया, अब आता है तुम्हारा cot x का इंटीग्रेशन, और cot x का होता है, तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे यूज होंगे। log e इसका हो जाएगा तुम्हारा sin x, मोड में ही ले लो क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, प्लस c। सातवां अगर किसी ने पूछा sec स्क्वायर x का क्या होगा dx, तो अभी अभी तुम याद करोगे तो तुम्हें ये याद आएगा, जब हम tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है sec स्क्वायर x होता है,
तो sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। सेम ऐसे ही 8 sec स्क्वायर के बाद ये क्या है, cosec स्क्वायर x dx। इसका ये बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, cot x का, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी तो आएगा, क्योंकि माइनस कोसेक स्क्वायर x होता था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे देखो d cot x अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब मैं इसका कुछ नहीं पूछ रहा, इसका मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, एक्चुअली में ये dx यहाँ आ जाएगा। तो यही तो पूछा है मैंने, वही तो तुम बता रहे हो, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं, 9 वाला मैंने कहा कि ऐसा है कि sec x 10x का और बता दो, sec x 10x dx का बता दो क्या हो जाएगा। तो ओए प्लस सी, महापाप नहीं करना, sec x प्लस सी, ठीक है। अब 10 वाला पोर्शन है, मैंने पूछा कि cosec x cot x का भी बता दो, cosec x cot x dx, तो ये क्या हो जाएगा, cosec x कोई माइनस का प्लस सी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस सी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, चाहे इसका डिफरेंशिएशन कर दो चाहे इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 12 वाला देखते हैं, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। हाँ अब करेंगे हम a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो a की पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे इंपोर्टेंट डिफरेंसी, एक और रह रहा है शायद 13 log x का और रह रहा है, बस ये और याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका जो x ln x माइनस x प्लस सी, ये होता है, याद कर लेना है ना। इसको dx और लिख लेना, यहाँ गलती से रह गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अपने इंटीग्रेशन के आज सारे के सारे फॉर्मूले तो मैंने निपटा दिए, कल हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिजिक्स में इंटीग्रेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात पे गौर करो, ढंग से पढ़ना है, मजा आ जाएगा एकदम, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, रिलैक्स होकर एकदम मस्त पढ़ाई चालू कर दो। थैंक यू, बाय, केयर ऑफ यू।